हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसकी खोज हुई, कौन कौन से अवशेष मिले, मृत भांड वगैरह मिले और जैसे विलासिता की कौन कौन सी वस्तु मिले। मतलब कहने का अर्थ है कि हम इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सेलखड़ी नामक के पत्थर से बनाई गई मोहर मिली है। ये यहाँ पे इमेज भी दी हुई है। ये सेलखड़ी नामक के पत्थर से बनाई गई एक मोहर है। इसमें जानवर का चित्र भी बनाया हुआ और एक लिपि भी लिखी हुई है। मैं थोड़ा जूम करके बताती हूँ। ये अगर आप ये देखें तो ये एक जानवर है। ये तो पता लग जाता है कि ऐसे कुछ होगा कि इनको उपयोग में लेते होंगे या फिर इनका शिकार करते होंगे, इस कारण से इसे बना दिया होगा। फिर लेकिन यहाँ पे साथ में ये वाली लिपि भी लिखी हुई है जिस पे मैं वापस से ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक लिपि भी लिखी हुई है। इससे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इस कारण से बहुत सारे ऐसे राज हैं जो हमें अभी तक पता नहीं लग गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पता लगा चुके हैं। तो उसके बहुत सारे कारण, जैसे उनके आवास, उनके घर की लोकेशन, मकान, और वो क्या खाते थे उससे, और उनके मृत भांड से। मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और आभूषण से, औजार से, मोहरों से, इन सारी चीज़ों से हम थोड़ा थोड़ा पता लगा चुके हैं कि ये कैसे जीते थे, ये कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये सारी चीज़ें हमें अभी थोड़ी पता लग चुकी हैं। फिर ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम कैसे बना ये मैं आपको बता देती हूँ। जो स्थान मतलब हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। हड़प्पा नामक स्थान पे जब यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब खोज हुई थी इस स्थान की, कि ऐसे पता चला कि यहाँ पे कोई पहले सभ्यता पाई जाती थी। इस कारण से उसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन बाद में जैसे जैसे उससे उन्नत किया, जैसे जैसे उसमें मतलब और ज़्यादा खोज होने लगी, तो पता लगा कि ये सभ्यता सिर्फ हड़प्पा नामक स्थान पे नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़े इलाके में थी, जिसमें पाकिस्तान का भी इलाका आता है, थोड़ा इलाका अफगानिस्तान का भी आता है और थोड़ा भारत का भी इलाका आता है। मतलब इतने विशाल क्षेत्र में ये फैली हुई थी और ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी सभ्यता। इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कारण से इसे इन दो नामों से जाना जाता है। और इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है, संस्कृति। ये अपने कहते हैं हड़प्पा संस्कृति। तो संस्कृति का क्या अर्थ है? जो पुरातत्वविद है वो संस्कृति का उपयोग एक ऐसे विशेष समूह के लिए करते हैं जिसकी एक विशेष शैली होती है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है और एक विशेष कालखंड से वो संबंधित होती है। यानी संस्कृति वो होगी जो एक विशेष शैली से संबंधित होगी, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होगी और एक विशेष कालखंड से संबंधित होगी। ये क्या कहलाएगी? संस्कृति शब्द कहलाएगा। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी ये मान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का टाइम है, इससे पहले थी, इससे पहले भी कोई सभ्यता पाई गई थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी कोई सभ्यता पाई गई थी। तो इस वाली सभ्यता को हमने क्या नाम दिया? हड़प्पा सभ्यता। तो फिर इस कारण से इस वाली सभ्यता को नाम दिया गया आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता यानी इस वाली से जो पहले पाई गई उसे कह दिया आरंभिक, और इस वाली सभ्यता के जो बाद में पाई गई उसे कह दिया परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। और जो ये बीच वाली सभ्यता है जिसमें ज़्यादा विकास हुआ, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, इस कारण से ज़्यादा इसे अलग दिखाने के लिए इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका काल था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। यहाँ पे ईसा पूर्व है, ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो ईसा मसीह के टाइम को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद में ईसा मसीह के बाद के टाइम को ईस्वी से रिप्रेजेंट, जैसे कि 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3, इस टाइप से। और अब कौन सा चल रहा है?
21 चल रहा है, अब ये 2021 ईस्वी है। इसी टाइप से अगर ईसा मसीह से पहले के टाइम को ले, यानी ईसा मसीह से पहले का टाइम क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व हो जाएगा, यानी 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, इस तरह से आ जाएगा 2600 ईसा पूर्व। तो इतने साल पहले, मतलब लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। यानी ये बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, ये वाली सभ्यता है। इसके अलावा भी कोई सभ्यता पाई गई, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आरंभ। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि लेकिन कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिस कारण से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कृषि से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, पशुपालन की जानकारी प्राप्त हुई है, शिल्पकारियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी हस्तकला के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं, जिस कारण से हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे पता लग जाती है। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है निर्वाह के तरीके। अब व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ खाएगा तो ज़रूर, इस कारण से उसे थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे जानवरों के अवशेष मिले हैं, और कई स्थानों पर तो अनाज के दाने मिले हैं, बीज भी मिले, जिस कारण से पता चलता है कि यहाँ पे कृषि की जाती थी। और अगर हम वैसे देखें तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पेड़ पौधों से जो भी उन्हें प्राप्त होता था वो खाते थे, और साथ में जानवरों को भी, जैसे मछली होगी, वो भी उसका भोजन करते थे। और ये जो अभी मैंने आपको बताया कि अनाज के दाने मिले हैं, ये बीज भी मिले हैं यहाँ पे, इन सभी की जानकारी, इन सभी का अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। इसका मतलब क्या है? पूरा मतलब पुराने यानी प्राचीन, वनस्पति मतलब प्राचीन वनस्पति, वनस्पतिज्ञ लिखे हुए यानी प्राचीन वनस्पति के अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ को पूरा वनस्पतिज्ञ कहा जाता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे अनाज भी मिले हैं, अनाज के दाने मिले, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, यानी बहुत सारे ऐसे अनाज थे जो वहाँ के लोग खाते थे। मतलब इतने टाइम पहले भी ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। बाजरे के दाने गुजरात में मिले हैं, लेकिन चावल के जो दाने हैं वो बहुत कम स्थानों पर मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे जानवर भी यहाँ पे, उनकी हड्डियाँ यहाँ पे देखने को मिली, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी, भैंस, सुअर, इन सभी की हड्डियाँ यहाँ पे देखने को मिली। ये सभी शायद पालतू जानवर भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जंगली जानवर भी मिले, जैसे कि घड़ियाल हो गया, हिरन हो गया। अब ये नहीं पता लगाया जा रहा है कि इनका शिकार करते थे या फिर इनका मांस प्राप्त करने के लिए कुछ किया करते थे। इसके अलावा मछली और पक्षियों की भी हड्डियाँ यहाँ पे प्राप्त हुई है। उसके आगे जो पॉइंट आता है वो आता है कृषि प्रौद्योगिकी। अब मैंने आपको बताया था कि अनाज के दाने मिले हैं, बीज मिले, इस कारण से हमें क्या संकेत मिलता है? यहाँ पे कृषि की जाती थी, यहाँ पे खेती की जाती थी। लेकिन किस विधि से की जाती थी, उस विधि के बारे में अभी तक ये कह पाना बहुत ज़्यादा कठिन है कि इस विधि से की जाती थी। लेकिन फिर भी इस चीज़ का साक्ष्य जरूर मिला है कि यहाँ पे कृषि की जाती थी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्थानों पर ये जो मिट्टी के बने हुए वृषभ भी मिले, जैसे यहाँ पे इमेज दी हुई है, यहाँ पे पक्की मिट्टी का बना वृषभ मिला। यानी इससे ये पता लगाया जाता है कि जो खेत जोतने में इसका प्रयोग किया जाता था। क्योंकि जैसे अब हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो टॉयज़ में क्या लेते हैं, जैसे एरोप्लेन मान लो, एरोप्लेन उसका एक छोटा सा टॉयज़ होता है, और आज के टाइम में एरोप्लेन को परिवहन के साधन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो वो बड़ा होता है, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए छोटा टॉयज़ दिया जाता है। इसी टाइप से करते होंगे यूज़, मतलब वो वृषभ का उपयोग खेती वगैरह के कार्य में करते होंगे, या फिर सामान को आने ले जाने में करते होंगे। और इसी तरह से बच्चों को खिलौने के रूप में ये मिट्टी से बनाकर दे देते होंगे। इसी तरह से कई स्थानों पर, जैसे कि बनावली है जो कि हरियाणा में है, और चोलिस्तान, बनावली और चोलिस्तान में मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप मिले। यानी इससे पता चलता है कि हल चलाया करते थे खेत में, हल का उपयोग करते थे खेती के लिए, और ऐसे ही बच्चों को खेलने के लिए वो छोटा सा हल का एक प्रतिरूप बना कर देते थे, जिससे बच्चे वहाँ पे खेलते रहते थे। और इसके अलावा
राजस्थान में कालीबंगन नामक स्थान है, वहाँ पे जोते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये जो साक्ष्य मिले हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मतलब ऐसे खेत जोता हुआ है और उसके बाद में ऐसे खेत जोता हुआ है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे एक ही टाइम में दो दो फसलें बोई जाती थी। मतलब कितना उन्नत था कि एक ही टाइम में, उस टाइम में भी दो दो फसलें बोई जा सकती थी। और जैसा कि हमें पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, इस कारण से सिंचाई तो ज़रूर ही करते होंगे वहाँ के लोग कृषि के लिए। तो इस कारण से सेतु गई है, वहाँ पे नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। वैसे तो नहरें होते इतनी ज़्यादा पुरानी नहरें, मतलब 5000 साल हो गए होंगे लगभग इस बात को। तो कुछ नहरों में तो गाद भी भर गई होगी, जिस कारण से वो नहरें लुप्त हो गई होंगी। और कई स्थानों पर जैसे कि पंजाब और सिंध है, यहाँ पे नहरों के अवशेष नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कई स्थानों पर कुओं के अवशेष मिले हैं। वो कुओं से सिंचाई कर लेते होंगे, उसका पानी यूज़ कर लेते होंगे। और कई स्थानों पर ना, जैसे धोलावीरा गुजरात में जलाशय भी मिले, जिससे वो कृषि के लिए जल उपलब्ध हो जाता होगा वहाँ पर। फिर इससे आगे जो पॉइंट दिया हुआ है वो है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। हालांकि जो सबसे पहले स्थान मिला था वो था हड़प्पा, यानी इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा हुआ स्थान कौन सा था? हड़प्पा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है वो है मोहनजोदड़ो। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो और सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा। और इसकी जो बस्ती है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला क्षेत्र। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जो दुर्ग होता है वो आकार में थोड़ा छोटा सा होता है, यहाँ पे इमेज भी दी हुई है, इसमें आप देखें तो आकार में इसकी अपेक्षा में ये बहुत ज़्यादा छोटा है दुर्ग। और जो निचला क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है दुर्ग की अपेक्षा में। जो दुर्ग होता था वो थोड़ी ऊंचाई पर होता था, लेकिन जो निचला क्षेत्र है वो थोड़े नीचे स्थित होता था। इसका कारण भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो दुर्ग है वो थोड़ा ऊंचाई पे स्थित होता था, क्योंकि ये इस पे पहले चबूतरा बनाया जाता था, उसके बाद में यहाँ पे जो भी चीज़ वगैरह बनानी है वो बनाई जाती थी। और इसे चारों ओर से घेरा भी जाता था दीवार से। जैसे यह दुर्ग है, इसे मतलब ये पूरा दुर्ग है, इसे किलाबंदी टाइप भी किया जाता है। जैसे कि आजकल के आपने किले देखे होंगे तो उसे चारों ओर से घेरा जाता है, उसी टाइप से दुर्ग को भी चारों ओर से घेरा जाता था। और इसके अलग थोड़ा निचला क्षेत्र था। दुर्ग इसलिए ऊंचा था क्योंकि वहाँ पे चबूतरा बनाया जाता था, लेकिन जो निचला क्षेत्र था वो वहाँ पे चबूतरा नहीं बनाया जाता था। हालांकि कई घर हैं वहाँ पे चबूतरा बनाया जाता था, जो एक टाइप से नींव का कार्य करते थे। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ईंटें मिली हैं, मतलब घर बनाने के लिए ईंटें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो ईंटें मिली हैं वो पकी हुई ईंटें मिली हैं और एक निश्चित अनुपात में मिली हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात है वो है 4 गुना 2 गुना। मतलब एक पर्टिकुलर अनुपात में हड़प्पा सभ्यता में ईंटें मिली गई हैं। फिर इसमें एक पॉइंट आता है, वो आता है नालियों का निर्माण। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, इसमें वो एक नियोजित शहर था। नियोजित शहर मतलब सब कुछ प्लानिंग करके बनाया गया था कि यहाँ पे ये स्थान होगा, यहाँ पे घर बनाए जाएंगे, यहाँ पे नालियाँ होंगी, यहाँ पे गलियाँ होंगी। तो ही वो इतना ज़्यादा सुंदर बनाया गया था। हालांकि इसमें दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो इसमें पद्धति यूज़ की गई थी वो थी ग्रिड पद्धति। इसमें कहा गया है कि जो पहले क्या किया गया था, पहले यहाँ पे नालियाँ बनाई गई, इधर नाली बना दी, इधर नाली बना दी, और फिर बाद में ये जो सड़क है, यहाँ पे ये सड़क है, ये सड़क बना दी। पहले नालियाँ और सड़क बनाई, उसके बाद में लोग वहाँ पर आके यहाँ पे घर बनाने लग गए इसके चारों ओर, और यहाँ पे साइड में इस घर बन गए और इस कारण से ये विकसित हो गई। यानी जैसे कि अपने कई बार करते ना लोग, कोई भी खाली स्थान मिलता है वहाँ पे जाके अपना घर बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ पे पहले नालियाँ बनी, सड़कें बनी, उसके बाद में साइड में घर बने। और यहाँ पे सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। जैसे कि चौराहा अगर ऐसा होगा
तो यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे पद्धति देखने को मिली हमें। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य में यहाँ पे लिखा होता है बीच में आंगन होता था। ये अगर आप इमेज देख रहे हैं तो यहाँ पे बीच में आंगन होता था, ये आंगन है। और इसके साइड साइड में कमरे वगैरह बने हुए होते थे। कमरे तो बने ही होते थे, लेकिन जो ये वाले लोग थे ये अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते थे। अगर हम नीचे वाले क्षेत्र में देखें, मतलब जो नीचे वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे बिल्कुल भी खिड़कियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाई गई थी, यानी जो उनकी प्राइवेसी है वो खुल ना जाए, इस कारण से नीचे वाले क्षेत्र में खिड़कियाँ नहीं लगाई थी। हालांकि जो छत है, छत पे अगर कमरे वगैरह बनाए गए हैं, छत पे रूम्स बनाए गए हैं तो वहाँ पे खिड़की ज़रूर हो सकती थी, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें खिड़कियाँ बिल्कुल नहीं थी। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर जैसे कि गेट है, गेट के अगर जैसे बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा है और वो सोचे कि घर में क्या चल रहा है मैं देख लूँ, तो वो थोड़ा सा झांकते वक्त अगर वो देख भी ले तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके सामने दीवार होगी, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। वहाँ पे लोग ज़्यादा प्राइवेसी रखते थे। अगर लोग कोई चाहे कि मैं घर में देख लूँ कि कैसा घर बना है, उसमें घर में क्या चल रहा है, पर वैसे कुछ दिखाई नहीं देगा उन्हें, क्योंकि उन्हें सामने यहाँ पे दीवार दिखेगी, थोड़ा मुड़ मुड़ आके यहाँ पे आंगन आएगा और इधर चारों ओर कमरे आएंगे। और अगर आप इस इमेज में देखें तो इस इमेज में दो जगह पे सीढ़ियाँ भी दिखेंगी आपको, एक तो ये रही सीढ़ियाँ और एक ये रही, यानी इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से ये चीज़ें बनाई गई। और साथ ही साथ इसमें जो बाथरूम बनाया गया था उसमें नीचे फर्श लगा हुआ था, और उसमें जो पानी था, पानी वहाँ पे रुके ना, इसलिए नालियाँ बनाई गई थी। नालियों को जो सड़क की नालियाँ थी वहाँ से जोड़ा गया था, फिर सड़क की नालियों एक बड़े नाले में जाकर गिरती थी, मतलब इसका एक विशेष ख्याल रखा गया था। और लगभग घरों में जो कुएँ बनाए गए थे वो एक ऐसी जगह पर बनाए गए थे जो बाहर से कोई व्यक्ति जाए तो वो उस कुएं का यूज़ कर सके। एक ऐसी जगह पे बनाए गए थे जो जैसे मान लो, वैसे मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि शायद यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कोई गेट रख दिया होगा कि बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा होगा, उसे ज़रूरत पड़ी तो फिर वो वहाँ का पानी यूज़ कर सकता है। तो इस टाइप से वहाँ पे बनाएंगे। और अब तक अगर संख्याओं में देखें तो मोहनजोदड़ो में, अकेले मोहनजोदड़ो में लगभग 700 की संख्या में कुएं मिले हैं, मतलब इतने ज़्यादा कुएं मिले हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है दुर्ग। अब मैंने निचले क्षेत्र के बारे में तो आपको बता दिया, अब आती है दुर्ग की बारी। अगर हम दुर्ग को देखें, ये मैंने आपको पहले बताया, दुर्ग छोटा था निचले क्षेत्र की अपेक्षा में, लेकिन वो ऊंचाई पर स्थित था। ऊंचाई क्यों था? क्योंकि वो चबूतरे पर बनाया जाता था। दुर्ग में एक माल गोदाम मिला है। माल गोदाम का अर्थ है जैसे भंडारगढ़, जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है, इसे माल गोदाम कहा जाता है। उसका नीचे का पोर्शन तो ईंटों से चिना होता है, इस कारण से वो तो अभी तक पड़ा हुआ है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो अभी तक बचा नहीं हुआ है, वो खराब हो गया होगा, शायद वो लकड़ी से बनाया होगा जिस कारण से लकड़ी नष्ट हो गई होगी, और ऊपर वाला क्षेत्र अभी तक बचा नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक आयताकार जलाशय भी है, जलाशय के चारों ओर एक गलियारा भी है। और अगर जलाशय के अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ भी बनाई गई है, और इसके चारों ओर कमरे हैं, कमरे में भी कुएं हैं, फिर इसमें स्नानघर भी है। मतलब कुल मिला के अगर हम कहें, मतलब इतना बड़ा यहाँ पे जलाशय पाया गया है, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई है जिस कारण से ये कहा जा सकता है कि जो ये दुर्ग है वो एक विशेष प्रोग्राम के लिए, एक अनुष्ठान के लिए उपयोग में लिया जाता था। यानी कुछ प्रोग्राम वगैरह होता था, उत्सव वगैरह होता था, तो ही उसे यूज़ में किया जाता था। हालांकि लोग रहते तो निचले क्षेत्र में थे, लेकिन कोई अनुष्ठान था, स्नान का जो भी था, वो उसके लिए दुर्ग को यूज़ में लिया जाता था। फिर इससे आगे जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब लोगों में, वहाँ के लोगों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी या नहीं थी, इसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ विशेष चीज़ें देखी जाती है। जैसे कि इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला है शवाधान और दूसरा है
विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो पहले हम शवाधान पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें वो ढूंढते हैं जिसमें डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि आज के टाइम में जो लोग अमीर हैं उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें होंगी जिस कारण से वो थोड़े हटकर काम करते हैं, और जो लोग गरीब हैं उनके पास लग्जरियस चीज़ें नहीं पाई जाती होंगी। तो इसी टाइप से जो पुरातत्वविद है वो इन्हीं चीज़ों की खोज करते हैं जिस कारण से पता लगाया जा सके कि जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नता वहाँ कितनी पाई जाती थी। तो पहली तो यहाँ पे शवाधान है। अगर आपने मिस्र की सभ्यता पढ़ी है 11th क्लास में तो आपको पता होगा कि वहाँ पे विशाल पिरामिड्स पाए गए थे। पिरामिड्स में बहुत ज़्यादा वो धन संपत्ति वगैरह दफनाया करते थे, जिसमें ऐसी कोई मान्यता होगी कि मरने के बाद में वो व्यक्ति उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता हो। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता है, उसमें भी पिरामिड्स तो नहीं बनाए जाते थे, लेकिन उन्हें गर्तों में दफनाया जाता था। जो गर्त है उसकी बनावट एक जैसी नहीं है, एक दूसरे से अलग है। कहीं ईंटों की चिनाई की गई है, कहीं सीधा दफनाया गया है उन्हें, और कई स्थानों पर कुछ मोती वगैरह यानी कुछ उनके साथ में दफनाया भी गया है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ वस्तुएं दफनाई गई है। ये सोचते होंगे वहाँ के लोग कि मरने के बाद में वो इसे यूज़ में ले सके इंसान। और पुरुषों और महिलाओं को दोनों के साथ ही आभूषण दफनाए गए हैं। और साथ ही साथ एक हड़प्पा में के कब्रिस्तान में एक पुरुष की खोपड़ी मिली है जिसके पास में शंखों के 3 छल्ले पाए गए हैं, मन के पाए गए हैं, सैकड़ों की संख्या में मन के बने हुए आभूषण पाए गए हैं, और साथ में एक तांबे का दर्पण भी पाया गया है। मतलब उनके साथ में कुछ चीज़ें दफनाई तो जाती थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ें दफनाई जाती थी। यहाँ पे इमेज भी दी गई है, एक तांबे का दर्पण, ये देखिए आप, एक मिरर है एक टाइप का। फिर इससे आगे जो पॉइंट आता है इसी में आता है विलासिता की वस्तु। अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस पता लगाने के लिए कुछ लग्जरियस चीज़ों की खोज की जाती है कि इनमें डिफरेंस पाया जाता था या नहीं पाया जाता था। कुछ चीज़ें जो आसानी से प्राप्त हो जाती है वो लग्जरियस नहीं होती है, मतलब वो विलासिता की वस्तु नहीं होती है। लेकिन विलासिता की वस्तु हम उसे कहेंगे जो बड़ी मुश्किल से पाई जाती है, या जो महंगी होती है, या जो कीमती होती है, या जिसके बनाने में बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, वो तो हो जाएंगी विलासिता की वस्तुएं। और जो विलासिता की वस्तु नहीं है यानी वो आसानी से लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि मृत भांड हो गए यानी मिट्टी के बर्तन हो गए, सुइयाँ होगी, ये चक्कियाँ होगी, ये सारी लोगों को आसानी से मिल जाती थी या हर एक घर में मिली होगी वहाँ पे। तो इस कारण से इसे विलासिता की वस्तु नहीं कहा जा सकता। विलासिता की वस्तु जो वो होगी जो आसानी से नहीं मिलेगी, दुर्लभ मिलेगी, या फिर जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे नहीं मिलेगी, थोड़ी दूर जाके मिलेगी, थोड़ी महंगी होगी। इसी टाइप से इसमें एक एग्जाम्पल दिया है फ्यांस। फ्यांस घिसी हुई रेत और उसमें चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता है और फिर उससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ्यांस से बना हुआ एक पात्र भी दिया हुआ है। इसमें जो घिसी हुई रेत है और कुछ चिपचिपा सा पदार्थ है उसके मिश्रण से बनाया जाता है, उसको मिक्स करके बनाया जाता है। ये बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है, इस कारण से ये महंगा होता है। इस कारण से हम इसे विलासिता की वस्तु में देख सकते हैं। इसी टाइप से जैसे कि आज के टाइम में सोना है वो कीमती है, थोड़ा महंगा है, उसी वैसे ही मोहनजोदड़ो में भी यानी हड़प्पा सभ्यता के टाइम में भी जो सोना था वो थोड़ा महंगा था। तो ये चीज़ें हैं जो विलासिता की वस्तु में आती है। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक देती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि चहुंदड़ो है वो कहाँ है। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो है पाकिस्तान, दूसरा है भारत। तो आप कमेंट बॉक्स में अगर वो चहुंदड़ो पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान लिख दिए, अगर चहुंदड़ो आपको लगता है कि भारत में है तो आप भारत में उसे लिख सकते हैं। उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि चहुंदड़ो कहाँ स्थित है।
फिर इससे आगे जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब यहाँ पे चहुंदड़ो है वो मोहनजोदड़ो से तो बहुत छोटा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है जिस कारण से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। यहाँ पे शिल्प उत्पादन पाया गया, यानी हस्तकला मतलब हाथ से बनी हुई जो भी चीज़ों का निर्माण किया जाता है वो पाएगी, जैसे कि मनके वगैरह हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती होंगी जो वहाँ पे बनाई जाती होंगी, फिर पूरे जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ तक पहुँचाई जाती होगी, लोग उन्हें खरीदते होंगे। यानी ये शिल्प उत्पादन का एक मुख्य केंद्र था। इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि मनके बनाने का काम। मनके मतलब होता है मोती। जैसे ये जो इमेज दी हुई है इसमें मोतियों की माला बनाई गई है, इसमें उस टाइम में कह सकते हैं कि मनके की माला बनाई गई है। और इसमें शंखों को भी काटा जाता था, धातु क्रम भी किया जाता था, मोहरे भी बनाई जाती थी, बाट भी बनाए जाते थे। और एक आपके पीछे क्वेश्चन है कि मनके बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ यूज़ में लिए जाते हैं, तो इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि कार्निलियम यूज़ में लिया जाता है, जो एक सुंदर लाल रंग का होता है। और जिस पर यूज़ में लिया जाता है स्फटिक, क्वार्ट्स और सेलखड़ी जैसे कि पत्थर लिए जाते हैं। तांबा, कांसा, सोना जैसी धातु ली जाती है। यहाँ पे आप देखिए लोहे का कहीं भी यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि इस टाइम तक लोहा खोजा ही नहीं गया था। और शंख लिया जाता है, फ्यांस लिया जाता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनके बनाने में यूज़ में ली जाती हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नागेश्वर है, सॉरी इससे पहले का पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, जो मनके बनाने के लिए बहुत सारे आकार दिए जाते हैं। जैसे कोई भी आकार हो सकता है, खंडित आकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, चक्राकार, मतलब कोई भी शेप बनाई जा सकती है उससे। और उसको शेप देने के बाद में उसकी घिसाई की जाती थी, उसे चमकाने के लिए उसकी पॉलिश भी की जाती थी, और उसमें छेद भी किया जाता था। एक चहुंदड़ो और लोथल और धोलावीरा में छेद करने के उपकरण भी मिले हैं। यानी अब कोई मोती है, मोती में धागा डालने के लिए मोती में छेद भी तो होना ज़रूरी होता है, इस कारण से छेद करने के उपकरण भी मिले हैं। जैसे कि ये भी एक औजार है जो शायद मनके बनाने में यूज़ में लिया जाता होगा। इसी टाइप से छेद करने के कुछ उपकरण भी मिले हैं यहाँ पे। और नागेश्वर और बालाकोट, ये मैं आपको इमेज में दिखा देती हूँ कहाँ पे स्थित है। अगर आप इस वाली इमेज में देखें तो जो नागेश्वर है यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो नागेश्वर है वो यहाँ पर है, मतलब तटीय क्षेत्र है वो। यहाँ पे जो मैंने डॉट से दिखाया है ब्लू कलर की, ये नागेश्वर है। और जो बालाकोट है वो यहाँ सिक्सी स्थित है, यहाँ सिक्सी बालाकोट स्थित है। तो ये दोनों क्या है, तटीय क्षेत्र है, यानी ये अरब सागर के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे जो शंख वगैरह वाली चीज़ें ज़्यादा पाई जाती होंगी, इस कारण से यहाँ पे इन चीज़ों के मनके ज़्यादा मिले हैं, शंख से बनाया गया सामान ज़्यादा मिला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नागेश्वर और बालाकोट है वो समुद्र तट के पास में है, इस कारण से यहाँ पे शंख से चूड़ियाँ बनाई जाती होगी, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं बनाई जाती होगी जो शंख से बनती होगी, और उसे बाद में पूरे जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें भेजा जाता होगा, और वहाँ पे लोग खरीद लेते होंगे। अब फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उत्पादन केंद्रों की पहचान करना। अब मैंने आपको बताया कि चहुंदड़ो है उसका उस टाइम में शिल्प उत्पादन का केंद्र था, लेकिन ये कहा कैसे, मतलब जो पुरातात्विद है उन्हें कैसे पता चला कि ये शिल्प उत्पादन का केंद्र था या फिर ये कोई उत्पादन का केंद्र था। तो इसमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हो जाते हैं, मतलब मिलते हैं वहाँ पे, जो एक उन सभी से हटकर दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई जाती थी। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शंख हो सकते हैं, तांबे की अयस्क हो सकते हैं, कच्चा माल वहाँ पे मिला, जहाँ पे कच्चा माल पाया जाएगा वहाँ पे उसका बनाया जाता होगा। जैसे कि अगर मैं आज के टाइम में एग्जांपल दूँ कि कच्चा माल झारखंड, उड़ीसा वाली साइड में भारत में पाया जाता है, लो अयस्क।
तो उसी जगह पे कारखाने वहाँ पे स्थापित हुए हैं। अब कारखाने राजस्थान वाली साइड में तो स्थापित हुए नहीं है लोह अयस्क के, क्योंकि लोह अयस्क मतलब ऐसे क्षेत्र में उस अयस्क के कारखाने नहीं स्थापित होंगे जहाँ पे वो अयस्क ही नहीं पाया जाता है, क्योंकि अयस्क झारखंड वाली साइड, छत्तीसगढ़ वाली साइड लोह अयस्क पाया जाता है। इस कारण से वहाँ पे लोह अयस्क के कारखाने स्थापित किए गए हैं भारत में। इसी टाइप से जहाँ पे कच्चा माल पाया जाता होगा वहाँ पे उस वस्तु का उत्पादन किया जाता होगा। इस कारण से वो कच्चा माल देखते हैं, कुछ औजार देखते हैं कि औजारों से उस वस्तु का निर्माण किया जाता होगा, या फिर त्यागा गया माल देखते हैं, या फिर कूड़ा करकट देखते हैं। इसमें जो कूड़ा करकट है वो एक अच्छी तरह से बता सकता है कि यहाँ पे एक उत्पादन का केंद्र पाया जाता था। अब ये जो आगे जो पॉइंट है इतना, ये मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ। ये जो इतना पॉइंट है ये मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लो कुछ इस टाइप का पत्थर है, कुछ इस टाइप का पत्थर है, ये शो नहीं हो पा रहा, इस टाइप का कुछ पत्थर है। अब इस पत्थर को गोल करना है एज ए मोतियों की माला कुछ भी बनाने के लिए, तो गोल करने के लिए गोल तो ये इस टाइप से होगा। अब इसको गोल करने के लिए जो ये स्पेयर पार्ट है, यानी जो जिसे मैं इस टाइप से शो कर रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है, अब इसे काटना पड़ेगा किसी चीज़ से। अब इसके काटेंगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इस पत्थर के साइड से, और बाद में ये गोल पार्ट बच जाएगा। जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो बड़े टुकड़ों के तो और मोती बना लेंगे या और कोई चीज़ बना लेते होंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े होंगे उनका वो क्या यूज़ करेंगे, उनको वो वहीं फेंक देंगे एज ए कूड़े के रूप में, एज ए मतलब उसका कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस कारण से कूड़े करकट के रूप में वो उसे वहीं फेंक देंगे और बाद में वो वहीं पड़े रहेंगे। इस कारण से वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें पाई गई है, इस कारण से पता लगता है कि वहाँ पे इस चीज़ का निर्माण किया जाता था। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया एक पत्थर से कुछ मनके वगैरह बनाने का। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।